me Maham and you're watching my YouTube channel BioBytes, your daily dose of biology. So in my YouTube channel we always used to get the lecture series that I'm going to provide you according to the PMDC syllabus and the SINS textbook board, particularly for the preparation of the tests and exams. So here in the channel I'm making each and every topic easy for you, so don't forget to follow or subscribe and like my videos. Thank you so much. Okay, so today's our topic is activation energy और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एंजाइम जो है वो वर्क करता है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि लाजमी है अगर किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की ज़्यादा होगी तो क्या होगा और अगर कम हुई तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपका चार्ट होता है वो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, जबकि वो एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है। तो हियर यू कैन सी एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो बेसिकली अभी आपको शायद दोज हु हैव लर्नड इट बेटर वे दे आर नोइंग ऑलरेडी, बट जिनको नहीं है नॉलेज इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। बट बिफोर एक्चुअली कमिंग टू दिस चार्ट आई थिंक सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए ऐसे, तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो ईजी करके बना देती हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हियर यू कैन सी, ये मैं आप एक चार्ट बना रही हूँ अभी। ठीक है, ग्राफ, ये आपका है एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी शो करती है एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, मीन्स टाइम वी कैन से। ठीक है, प्रोग्रेस होगी तो डेफिनेटली टाइम भी लगेगा, ये आपका है टाइम। अब सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ सबस्ट्रेट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बनना है। सबसे पहले अब मुझे आप ये बताएं कि ये रिएक्शन है कौन सा, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी, तो उसमें मैंने सारा मेरा फोकस इस ग्राफ को समझाने के लिए ही था। ठीक है, जो मैं पहले से आपको समझा कर आई हूँ। जिन्होंने पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ गो एंड वॉच द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, क्योंकि मैंने वहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था। ठीक है, कि वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी या एंजाइम की, जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और जब सबस्ट्रेट की एनर्जी जो है लो होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो इट इज़ अनएबल टू, फिर वो उसे कैटलिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है इसकी एनर्जी है ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी सबस्ट्रेट की ज़्यादा है और ये प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि जब भी एनर्जी सबस्ट्रेट की ज़्यादा होती है तो हमने क्या पढ़ा था पार्ट 2 में कि वो जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाता है, मतलब उसे तो एंजाइम की नीड ही नहीं है। ठीक है, पर क्योंकि एंजाइम ये हो तो रहा है पर शायद टाइम ज़्यादा लगा रहा है रिएक्शन, मतलब जितनी हमें डिमांड है, जितनी हमें ज़रूरत है वो उतना जल्दी नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो है ये मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ रिएक्शन की मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिए कि सबस्ट्रेट जो भी होगा, ठीक है, हमने स्पॉन्टेनियस में पढ़ा था कि सबस्ट्रेट की अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी खुद ब खुद ही प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है, याद रखें कि कभी भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन विल अंडरगो सम चेंजेस। ठीक है, उसमें चेंजेस लाजमी है कि होंगी चेंजेस होंगे। और चेंजेस किस फॉर्म में होंगी, जैसे कि बॉन्ड बनेंगे, टूटेंगे। ठीक है,
यहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी जब हमने पढ़ी थी तो हमने वहाँ ये सीखा था कि सबस्ट्रेट जो है वो किस तरह से सबस्ट्रेट एंजाइम के मौजूदगी में ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, वो कौन हेल्प करता है, उसकी एंजाइम करता है। ठीक है, एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट आ जाता है तो फिर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो प्रोडक्ट जब बनता है तो वो कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका जो है मैं अभी इस वीडियो में कंप्लीट आंसर दूंगी कि है क्या चीज़, होता कैसे है। याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन विल अंडरगो सम चेंजेस होंगे ही होंगे, तो लाजमी है कि उसमें बॉन्ड्स टूटेंगे भी। तो बॉन्ड्स को टूटने के लिए भी तो इसको फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो छोटी सी, बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी, वो थोड़ी सी एनर्जी जो कि रिक्वायर है ताकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये अगर आपका एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, इसको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो आपका ग्राफ किस तरह से जाएगा। सबसे पहले तो आपका ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक आएगा और फिर जाकर अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि इससे हर जो भी केमिकल रिएक्शन होगा दे नीड अ काइंड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उनको स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। याद रखिए सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना सकता, एंड इवन दो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जबकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इवन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की एनर्जी जो कि ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई होती है एनर्जी, तो फिर भी हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। वो क्यों, अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए होती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए होती है, टू इनिशिएट द चेंजेस, टू इनिशिएट द चेंजेस, ये इनिशिएट करेगी चेंजेस के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक चीज़ है, उसे क्या करना है, वो चेंज होना है। तो सबसे पहले जैसे ही स्टार्टअप हुआ सबस्ट्रेट ने थोड़ी सी एनर्जी गेन की है, इसने यहाँ पर एनर्जी गेन की है, जबकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के बावजूद भी एनर्जी गेन कर रहा है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल लॉ कि यहाँ पर एनर्जी गेन होगी तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगी। ये आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक्सोथर्मिक है तो क्या एनर्जी गेन नहीं करेगा। ये इवन स्टेटमेंट आ भी सकती है आपके एग्जाम में कि इफ द रिएक्शन इन द रिएक्शन if the energy is gained and it is going to provide the product easily, so can we call it the exothermic energy, exothermic reaction, endothermic reaction और what। तो आप exothermic पर आप टिक कर सकते हो, बट वहाँ पर एक चीज़ हो, which energy, maximum energy is gained by the environment or the minimum energy, ये आप याद रखिएगा। अगर मिनिमम एनर्जी है तो समझ आइएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कि हर रिएक्शन में उसे नीड होती है, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ जो भी सबस्ट्रेट है तो डेफिनेटली वहाँ पर सबस्ट्रेट की कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे जो कि पहले हमें ब्रेक करने हैं। उस ब्रेक करने के लिए ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट अपनी एनर्जी कहाँ से लाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे मूव भी करवाना है, तो ये क्या होगा, वो एनर्जी गेन करता है। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। अब वो एनर्जी, ये जो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितना गैप यहाँ पर लूप होल आपका जो फोल्ड है वो ज़्यादा अगर आप देखोगे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर टाइम टेकिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम लेटली बनेगा। ठीक है, चीज़ तो समझ में आ गई, पर एक क्वेश्चन है, ये एनर्जी गेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एनर्जी गेन करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एनर्जी जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगी, ये वो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, ये एनर्जी गेन होगी कहाँ से आखिर, मतलब हम तो खुद एक रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो ये एनर्जी गेन कैसे होगी, कौन करवाएगा, मतलब क्या होगा, कहाँ से आएगी एनर्जी, किस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है नॉन लिविंग थिंग्स की कंडीशन। बात यह है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, डेफिनेटली अगर उनको किसी भी रिएक्शन अगर उनको करना होगा, कुछ फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो जैसे कि हम शुगर को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, शुगर मेल्ट हो जाएगी, उसके डेफिनेटली उसके भी बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स टूटेंगे, तो उसको हम मेल्ट कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग हीट, हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम हीट की तो बात कर रहे हैं, पर एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हीट हम कैसे ह्यूमन बीइंग से या लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हीट प्रोवाइड करना सेपरेटली बाहर से, तो आई थिंक इट्स नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो भी, वो तो बहुत सेंसिटिव है, राइट, वो तो बहुत ही सेंसिटिव है। तो वो कैसे ऐसे इतनी जो है मैक्सिमम हीट को टॉलरेट कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ होगी कि कहाँ से हमें हीट मिले, कहाँ से हम हीट गेन करें? तो अब इसका आंसर ये है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें कोलिजन, उनमें मूवमेंट बढ़ जाती है। एक ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये क्या करेंगे? आपस में हिट करते जाएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें एक आपस में हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यही एक रीज़न है जो मैं समझा रही थी कि ये जब हीट जनरेट हो जाएगी तो वहाँ पर रिजल्ट में क्या होगा, हीट जनरेट होगी तो बॉन्ड्स में चेंजिंग आएगी, कुछ बॉन्ड्स जो थे वो टूटते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट स्पीड अप द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे ही मोशन बढ़ता जाएगा, इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कोलाइड करते जाएंगे, कोलिजन बढ़ती जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इंक्रीमेंट होता जाएगा एंड फोर्स विद द कोलाइड, और फिर इसमें जो फोर्सेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जैसे ही बढ़ जाएंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, इसकी पूरे की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। जो एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसकी हो जाएगी इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट एंड डेफिनेटली एनर्जी भी, हीट भी तो एनर्जी है ना, इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेंगे, आपस में मॉलिक्यूल्स खुद ही हीट जनरेट करेंगे, और जिसकी वजह से रिजल्ट में हमें यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना सारा गैप आपको नज़र आ रहा है, ये गैप बेसिकली ये शो करता है कि ये इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन एनर्जी है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जब तक ये जितनी गेन करेगा, ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसको रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए सबस्ट्रेट को लाजमी है कि वो इतनी एनर्जी गेन करे, यहाँ तक मैक्सिमम करे, और फिर उतनी ही एनर्जी लॉस करे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी है, हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं थी एनर्जी गेन करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें तो एनर्जी लूज करनी है, तो हमें गेन तो करनी नहीं थी, बट ये तो हमने खुद से ही जनरेट की, क्योंकि हमें एक रिएक्शन बॉन्ड्स वगैरह चेंज करने थे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स हैं कुछ होते हैं जो कि वो भी तोड़ने होते हैं। अब यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँच जाने के बाद यहाँ तक उसने एनर्जी गेन की, हीट गेन की, और उतनी ही एनर्जी इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद उतनी ही एनर्जी इसे करनी है लॉस। यहाँ तक ये लॉस करके आएगा, लूज होगी एनर्जी, उसके बाद जाकर स्मूथली आपका जो प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब मसला क्या है, अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम एक ये है कि एंजाइम का फिर क्या काम है, जब इतनी हम मेहनत भी करें, एंजाइम का क्या काम है, ठीक है, एंजाइम का क्या काम है, एंजाइम बस एक काम करेगा, एंजाइम करेगा कि भाई चलो ये इतनी देर में ये गेन करे एनर्जी, फिर उतनी एनर्जी फिर उतने टाइम में लूज करे। मतलब एक रिएक्शन जो प्रोसीड होना था 1.5 आवर में फॉर एग्जांपल, ठीक है,
हाफ आवर में ये रिएक्शन मुझे डन करना था, आधे घंटे में। ये इतनी टाइम लगा रहा है, जितनी गेन करे फिर उतनी लूज करे, फिर जाकर प्रोडक्ट बनाए। इतना टाइम किसके पास है भाई, किसके पास है इतना टाइम? फिर एंजाइम ने कहा नहीं भाई ये तो नहीं होगा, मैं जाकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ही स्टार्टअप लूँगा। ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। डेफिनेटली जितना ग्राफ छोटा, जितनी एनर्जी कम गेन होगी उतना टाइम कम लगेगा हमें, और फिर जल्दी से क्या कर देता है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। बस ये उसका ये काम है। एंजाइम का सिर्फ ये एक काम होता है, फेवरेट काम। वो कहता है भाई आप कुछ भी करो, मैं जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा तो ये इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी जितना डेफिनेटली ग्राफ बड़ा होगा, उतनी जितनी एनर्जी ज़्यादा गेन होगी, तो उतना टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, ठीक है। मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बस जाऊंगा फटाफट से काम करके आऊँगा। वो सिर्फ एक काम करता है, इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बस ये उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम की और ये आपका आ गया प्रोडक्ट सामने। बस यहाँ तक इसका इजी काम। ये आप फिर से देख लें अब कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि दिस रेड डॉट, दिस रेड ग्राफ, ठीक है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये लाइन है किस चीज़ की? देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम कितना ग्राफ लंबा हो रहा है, मतलब डेफिनेटली इतना टाइम टेकिंग है, ये तो इतना टाइम टेकिंग है। एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये चेक करें आप, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये चेक करें, सी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा। पर एंजाइम गया और ये एक्टिवेशन एनर्जी कब थी? जब इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। पर फिर एंजाइम की प्रेशंस में क्या हुआ, यही एंजाइम यहाँ पर जाता है और वही काम थोड़ी देर में ही करके आ जाकर प्रोडक्ट बना देता है। यू कैन सी द डिफरेंस। ये डिफरेंस आप चेक करें, कितना टाइम बचाया होगा इसने, स्पीड ऑफ द रिएक्शन फास्ट कर दिया। जो रिएक्शन इतना सारा टाइम लगा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, वही रिएक्शन अब जो है वो थोड़ी टाइम में ही परफॉर्म होगा और ये आपका जो है रिएक्शन है जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि एंजाइम ऑलवेज लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, जिस भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो खुद ब खुद जल्दी हो जाएगा। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ बुक से रिव्यू दे देती हूँ कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। The question arises here, how enzymes are able to accomplish such effective catalysis and why thermodynamically favorable reactions do not proceed on their own at relatively rapid rates in the absence of enzyme। यहाँ पर सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो है एंजाइम के बगैर वो जबकि रैपिड रेट पर क्यों नहीं हो पा रहा होता। तो यहाँ पर उसकी रीज़न हमने नीचे लिखी हुई है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन कोवलेंट बॉन्ड और सब्सट्रेट। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन या रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? वो रिक्वायर्ड है तो के ब्रेकडाउन के, उसके सबसे पहले जो बेसिक बॉन्ड्स हैं सबस्ट्रेट के वो टूटते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट पर एंजाइम का काम ही यही होता है सबसे पहले कि वो अल्टर करे, चेंज करे सबस्ट्रेट के जो बने बनाए ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस आए और फिर तभी सबस्ट्रेट एबल होगा कि वो कन्वर्ट हो पाए प्रोडक्ट में। अदरवाइज इट वुडंट बी पॉसिबल। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन जब भी होंगे तो उसको रिक्वायर है कि वो ब्रेक डाउन करे कुछ कोवलेंट बॉन्ड की। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि कौन से बॉन्ड्स तोड़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। रिएक्टेंट मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर। रिएक्टेंट के पास लाजमी है कि सफिशिएंट एनर्जी हो ऑलरेडी, ठीक है, वो ताकि वो
अपना जो है बैरियर जो है अपना क्लियर कर पाए। और वो कौन सा बैरियर, वो बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मसला ही यही एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एंजाइम या सबस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। अब उतनी ही, ये आप चेक करें, यहाँ पर एनर्जी गेन तो की, अब उतनी ही एनर्जी यहाँ से फिर उसे लॉस करनी है, तो वो लॉस करेगा तब तो उसे बहुत सारा टाइम लगना है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है कि जब तक उसे जो है ना वो एनर्जी उसने गेन तो कर लिया, अब उसे वो कम भी करनी है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बिग बैरियर जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर भले आपको ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगता है, ये रिएक्शन क्या करेगा, ये हीट जो है वो रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, बट मसला ये है यहाँ पर कि एनर्जी भी कौन सी, यहाँ पर उसके बावजूद भी इसको एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए थी रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो कौन सी एनर्जी, तो डेफिनेटली ये इसको एनर्जी फिर भी गेन करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी या कौन सी एनर्जी, तो यहाँ पर मेन वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी। इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी that is required to activate atoms or molecules to a condition in which they can undergo chemical transformation। मतलब इसको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिसमें से वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके और जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है उनको एक्टिवेट कर सके। अब यहाँ पर है, इन नॉन लिविंग सिस्टम हीट इज यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिव कॉलिजन एंड वर्क एज एक्टिवेशन एनर्जी, बट इन लिविंग सिस्टम, अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ उनको हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में इजीली, तो आप देख सकते हो उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली। ठीक है, बट यहाँ पर जब हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो क्या हीट कैन नॉट बी provided because the biomolecules are sensitive to heat, so the system decrease the amount of his activation energy by enzyme। और फिर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एंजाइम के थ्रू डिक्रीज कर दी जाती है। द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय द एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन इज दैट दे लोअर द एक्टिवेशन। ये याद रखिएगा, इसका एंजाइम का सिर्फ एक ही काम होता है रिएक्शन में, वो एक्टिवेशन एनर्जी लो डाउन करेगा, लोअर करेगा। ठीक है, द एंजाइम रिएक्ट्स विद द एनर्जी रिच एंड एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, उस एनर्जी रिच जो भी सबस्ट्रेट में जो चेंजेस आए होंगे, ठीक है, उनसे करता है, जिसमें से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो मैंने आपको पार्ट 1 इवन पार्ट 2 के भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स मतलब कि सबस्ट्रेट एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से जब रिएक्शन हो जाता है, बॉन्ड्स वगैरह जो भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पर एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स उसी को कहा जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक्स टू इनटू द प्रोडक्ट एंड वो अगेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से टूटता है और फाइनली ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट में एंड एंजाइम। और प्रोडक्ट एंजाइम सेपरेटली क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये आपका अगर एंजाइम है और ये आपके प्रोडक्ट बन गए हैं तो ये दो सेपरेट चीज़ें हो गई। वो क्योंकि एंजाइम खुद को कभी भी यूटिलाइज नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी यूटिलाइज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये खुद भी इसके साथ मिलकर और ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं, ये सेम ही रहेगा। बट जो सबस्ट्रेट थे उसके खुद के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज हुए और ये अब प्रोडक्ट बन गया। अब वो इजीली जो है अलाउड है कि वो चले जाए एनवायरनमेंट में, ठीक है, जहाँ पर भी इनकी टारगेट है। एक्टिवेशन this complex again breaks into the product and enzyme. If the activation of this complex is low, many molecules can participate in the reaction। ठीक है, वो क्योंकि एक्टिवेशन ही लो है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक्टिवेशन ही ज़्यादा है तो क्या होगा, बिल्कुल कम मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बिल्कुल स्लोली रिएक्शन होगा। इन दिस वे एक्टिवेशन एनर्जी इज lowered by the enzyme, but in this action equilibrium the ratio of reactant and product concentration is never altered। यहाँ पर ये बात बताई गई है जो कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताई थी
कि एक्टिवेशन एनर्जी तो एंजाइम कम कर लेता है, बट एक्शन इक्विलिब्रियम में वो कभी भी इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, रेशियो जो है वो सेम रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का, वो कभी भी एंजाइम अल्टर नहीं करेगा। वो क्यों, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके 2 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपको बनाने हैं, 2 में से एक लाजमी बनना है। अब इत्तेफाक से ये हो रहा है कि इसमें से सिर्फ जो है चलो यहाँ पर मान लेते 20 हैं, 20 अगर मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट के, तो ये 15 बन रहे हैं अभी। अगर 20 में से यहाँ इत्तेफाक से एंजाइम की कैटालिसिस की वजह से 16 बन गए मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट बन गए, तो ये एक जो है ना डायरेक्ट फिर से जाकर और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रखता है एंजाइम, वो कभी भी अल्टर नहीं करेगा। ठीक है, अल्टर मतलब चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, thank you so much, and this is all about today's lecture. I hope you have understood it very well. So don't forget to subscribe my YouTube channel and like my video if you are liking the lectures also. So कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई जो है यहाँ पर कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, कुछ भी है इंफॉर्मेशन, तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच।